Hello, welcome class 11 students. This is your next lecture of accountancy. और आपने अकाउंटेंसी में जो जो क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे. आप फटाफट से रिकैप कर लो, उसको हम आगे चलते हैं. ठीक है जी. अभी क्या है, हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स पे हैं तो हमारे पास ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है बेटा जी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे फर्दर चैप्टर्स पे जाओगे न्यूमेरिकल्स बढ़ जाएंगे, थ्योरी इतनी नहीं है. तो शुरू के 4 चैप्टर है, 1 2 3 4, वो बेसिकली थ्योरी है. चैप्टर 1 2 3 4. तो अभी हम चैप्टर 1 पे ही हैं, बहुत लंबा हो गया ये, तो इसको फटाफट से एंड करते हैं. आज इस वीडियो में इसको एंड कर देंगे. ठीक है जी. अब इसमें फटाफट से देखो क्या क्या है. एक तो सबसे पहला क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? रिमेंबर दैट इट इज एन आर्ट ऑफ, बी क्विक, अब तो याद हो गया होगा, 2-3 लेक्चर्स हो गए. इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, recording, classifying, summarizing, analyzing and communication. ठीक है जी. to the information, to the financial information to the users. okay जी. next question पढ़ो बोर्ड पे से क्या है, attribute slash, ये देखो स्पॉटलाइट को फोकस करिए. attribute slash characteristics of accounting. what are the characteristics of accounting जो मैंने अभी भी बोले. सेम बोलो दोबारा. identification and measurement, recording in the form of journal entry, classifying in the form of ledger, summarizing in the form of trial balance and balance sheet and trading and P&L, and उसके बाद फिर analyzing and communication. ठीक है जी. users of accounting we have internal and external. internal we have owner, management, employees, and external we have bank, court, investor, government. okay जी. और भी है बहुत सारे, आप बुक से और भी पढ़ सकते हो. डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ओह वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वो जो 6 एट्रीब्यूट्स है उसके 3 बुक कीपिंग है, 3 अकाउंटिंग है. बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है. बुक कीपिंग के लिए टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, अकाउंटिंग के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए. एक पॉइंट और पढ़ाया था. अकाउंटिंग होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट बुक कीपिंग ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है. एडवांटेजेस, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका थोड़ा सा आपको प्लेबैक दिखाना चाहूंगी मैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था. ठीक है जी. व्हाट आर द एडवांटेजेस, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स. रिमेंबर दैट इससे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कुछ कुछ तो याद होगा, इससे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस, दोनों पोजीशंस को एनालाइज कर सकते हो. ये देखो लेक्चर. सॉरी. हाँ जी. अब आप इसको देख सकते हैं. एडवांटेजेस, सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि इससे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो. फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज से पता लगती है और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस से. एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वर्ड्स को याद कर लो. एसेट्स मींस जो मेरे हक हैं, लायबिलिटीज मींस जो मेरे कर्जे हैं. ठीक है. बाकी हमारा नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक पूरा डिटेल में आएगा. फिलहाल इतना ही बहुत है कि एसेट्स मतलब जो चीजें, जिन चीजों पे मेरा हक है, जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, यहाँ पे पड़ा हुआ टेबल, चेयर, और क्या बोलूं, बोर्ड. ठीक है. ये बुक, ये लैपटॉप, ये फोन, इन सब चीजों पे मेरा राइट है. तो दीज ऑल आर माय एसेट्स. ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ये फोन किसी से लोन पे ले रखा है. डन. तो अगर ये फोन लोन पे ले रखा है तो ये मेरी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी. फिर ये मेरा एसेट नहीं कहलाएगा. डन. ध्यान से सुनना. अगर मैंने ये फोन अपने पैसे से ले रखा है तो ये मेरा क्या बनेगा, एसेट. और अगर मैंने ये फोन लोन पे ले रखा है तो ये मेरी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी. दोबारा, अगर मैंने ये फोन अपने पैसे से ले रखा है तो ये एसेट, और अगर लोन पे ले रखा है तो लायबिलिटी. ठीक है जी. तो एसेट्स और लायबिलिटी से हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है. और अगर मेरी लायबिलिटीज मेरे एसेट से ज्यादा है बच्चे, तो मेरे डूबने के चांसेस ज्यादा हैं. प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगती है. और इट हेल्प्स टू हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ठीक है जी. आप सारे फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकते हो. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है अकाउंटिंग. गवर्नमेंट, बैंक, कोर्ट को भी हेल्प करता है. और इट रिप्लेसेस योर मेमोरी. इट रिप्लेसेस योर मेमोरी मींस कि ये आपकी जो भी आपकी याददाश्त है, आप काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं बेटा जी जो हम भूल जाते हैं, तो ये हमें इस चीज पे हेल्प करता है कि हम अपनी मेमोरी को दोबारा एक्सेस कर सकें. और कोई भी चीज ऐसी है जो हम भूल गए तो कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसे हम भूल जाए. तो इट हेल्प्स टू रिप्लेसेस द मेमोरी. तो वी हैव 5 एडवांटेजेस. कैन वी बी प्लीज क्विक. सबसे पहला, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई
financial and profitability position. Number two, it helps to keep systematic record of all the financial transactions. It helps the management to take decisions. It helps government, court, etc., and it replaces the memory. तो accounts के बहुत सारे फायदे पड़े. चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं. 2 क्वेश्चंस बचे हमारे, एक ये, एक नेक्स्ट, और एक छोटे मोटे होंगे. ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर्स में हम न्यूमेरिकल कर सकते. तो इसलिए हो सकता है थोड़े से बोरिंग हो. चलो अब लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं फटाफट से. बहुत बात हो गई. चलिए फटाफट से बताइएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. हाँ जी, प्लीज बी क्विक. अकाउंट्स के बारे में आपने सब कुछ अच्छा ही पढ़ा है, और आई गेस ये 4th लेक्चर है, और तब से हमने जो भी पढ़ाया है अकाउंट्स के बारे में हमेशा अच्छा ही बोला है, कभी बुरा नहीं बोला. 5th है आई गेस, 4th या 5th जो भी है. ठीक है जी, तो सब अच्छा ही बोला है कि अकाउंट से आप फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो, खाते बनाना बहुत जरूरी है, या आपकी मेमोरी को रिप्लेस करता है, गवर्नमेंट को, कोर्ट को, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट को, ओनर को, सबको हेल्प करता है. बहुत सारे फायदे, बहुत सारे फायदे. पर बेटा जी, दुनिया में जिस चीज का फायदा होता है नुकसान भी होता है. ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे, नुकसान जरूर होता है. तो आज बात करेंगे लिमिटेशंस की, अकाउंट्स में क्या कमी है. सारी अच्छाइयां तो नहीं होंगी ना, हर चीज में कमी भी होती है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको सारी अच्छी चीजें थोड़ी लग रही होंगी, कुछ बुरी भी लग रही होंगी. तो इसलिए हर चीज में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. तो अकाउंट्स में क्या क्या बुरी चीजें हैं, अभी 5 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं. ठीक है जी, और 5 के 5 क्वेश्चंस में हमने ये 5 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ अकाउंट्स की तारीफ करी है. ये देखो, हर क्वेश्चन में हमने सिर्फ, अरे इतना बड़ा क्यों आ रहा है, हर क्वेश्चन में हमने सिर्फ अकाउंट्स की तारीफ ही करी है कि अकाउंट्स बहुत अच्छी है, ये है, वो है. आज हम 5 क्वेश्चन से बाहर आते हैं. अब आप मुझे बताओ कि अकाउंट्स में क्या नुकसान है, वो अकाउंट्स की क्या बुराई करना चाहोगे आपकी. एक तो दीदी ये बहुत बड़ी किताब है, लेनी होगी आपने, अदरवाइज PS गरेवाल बहुत मोटी बुक है. तो एक तो सबसे बड़ी बुराई ये है, और 20 चैप्टर है, ये दूसरी बुराई है, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तीसरी. ठीक है जी, ऐसा नहीं है. अकाउंट्स की सबसे पहली लिमिटेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट. अकाउंट्स फुली एग्जैक्ट नहीं होता. यही अकाउंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अकाउंट्स इज नॉट फुली एग्जैक्ट. हाँ जी, तो इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट. अब व्हाट डू यू मीन बाय इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट. अकाउंट्स में मैं लिख देती हूँ, when कभी कभी इससे कुछ हो जाता है. चलो सिस्टम में होता है. अकाउंट इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट. ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट अकाउंट्स इज नॉट फुली एग्जैक्ट. जब आप when we record financial transactions, ये वर्ड तो क्लियर होगा. when we record financial transactions in the accounts, पहले मैं समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा. when we record financial transactions in the accounts, जब हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, we used to make certain estimates. इस पे तो पूरा इंडिया चलता है, तुक्का. ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, व्हेन वी रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स, वी यूज्ड टू मेक सर्टेन एस्टिमेट्स. हर चीज एक्चुअल नहीं होती है बेटा जी. कभी कभी जब हम अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं, अब दीदी कैसा एस्टिमेट, ठीक है, मैं तो बहुत बड़े बड़े नाम लिख दूंगी जो कि बुक्स में है, बट आपको समझ में नहीं आएंगे. बट स्टिल आई विल गिव यू सम वेरी स्मॉल एग्जांपल. बेड डेब्ट. अब समझ नहीं आया होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन कोई बात नहीं. एग्जांपल बेड डेब्ट. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ. कभी कभी क्या होता है, एक इंसान है जिससे मैंने पैसे लेने, ठीक है, मैंने उसे फोन किया कि भाई पैसे वो 10,000 रुपए दे रहे थे. उसने कहा चलो कल भिजवाता हूँ. ठीक है, कल भिजवा देना भाई, क्या होगा जब इतने टाइम से वेट कर रहे हैं. फिर मैंने उसे कल फोन किया, उसने कहा कल भिजवाता हूँ. फिर कल फोन किया, उसने कहा कल भिजवाता हूँ. तो कल 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 करता जा रहा है. डन.
फिर एक दिन ऑल ऑफ द सडन उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया यार। पैसे हुआ क्या, क्या करूं? मेरे अकाउंट्स में वो लिखा हुआ है कि उस बंदे से मैंने 10,000 रुपए लेने हैं। अब वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो फोन नहीं उठा रहा, कभी तो उठाएगा। फिर मैंने अननोन नंबर से ट्राई करना शुरू किया। चलो एक दो बार बात हुई, उसने कहा सॉरी कल देता हूँ, ठीक है। तो यही चल रहा है, कल देता हूँ कल देता हूँ। अब एक दिन ऑल ऑफ द सडन उसका नंबर बंद हो गया और वो गायब हो गया। अब मैं क्या मानूं कि क्या वो पैसा मुझे कभी मिलने वाला है? नो, द आंसर इज नो। कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा पैसा को हम बोलते हैं बेड डेप्ट। बेड डेप्ट मतलब ये पैसा आपका डूब गया है। अब एक बात बताओ, आपने ये एस्टिमेट लगा लिया कि वो पैसा डूब गया है और आपने उसे अकाउंट में से हटा दिया और आपने उसे बेड डेप्ट डिक्लेयर कर दिया, भाई डूब गया है, सिंपल सी बात है। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि ऑल ऑफ द सडन एक शक्ति आए और शक्ति से वो प्रकट हो थोड़े दिनों बाद और वो कहे ले सिमरन अपने पैसे जी ले अपनी जिंदगी। तो ऐसा भी हो सकता है, द थिंग्स कैन गो लाइक दैट। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि थोड़े दिनों बाद वो इंसान पैसा दे दे। हो सकता है कि उसका फोन में कोई प्रॉब्लम थी, उसका फोन चोरी हो गया, या उसके घर में कोई मेडिकल इशू था किसी के साथ, या उसके खुद के साथ कोई इशू था, या वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, मैसेज नहीं दे पाया। सॉरी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए अकाउंट्स में कभी कभी हम एस्टिमेट्स लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट बाद में वो चीज उल्टी हो जाती है। तो कभी कभी व्हेन वी रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स वी यूज्ड टू मेक सर्टेन एस्टिमेट्स। हर चीज बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है, इसलिए अकाउंट्स इज नॉट fully exact. I hope it's clear. Okay जी, तो that is why accounts is not fully exact. It is not fully exact. So sorry. हाँ जी, it is not fully exact. When we record financial transactions in the accounts, we used to make certain estimates. Example, bad debt. ठीक है जी, जैसे कि bad debt. अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक तो हो गया इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। एक सेकेंड, इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। सो सॉरी यार। ठीक है जी, इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो भी बहुत ध्यान से समझने वाला है, वैसे आई होप आ जाएगा। इट इग्नोर्स, ये तो आपको लिखते ही समझ आ जाएगा। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। व्हाट डू मीन बाय इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस? ये भी लिखते ही समझ आ जाना चाहिए। अकाउंट्स डज नॉट रिकॉर्ड, मैं इसलिए बिना समझाए लिखती हूँ कि आप पढ़ के समझ लो। अकाउंट्स डज नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। आई सेड आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स डज नॉट रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंट्स में सबसे पहला स्टेप ये होता है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। याद आ गया, एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी, और पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिन सेम बात बोली थी कि अकाउंट सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है। किसी की ऑनेस्टी, किसी का हार्डवर्क, ये सब चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। किसी का डेडिकेशन, आपका एक वर्कर बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है, ये सब चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती। अकाउंट्स में बच्चे सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होता है वो अकाउंट्स में इग्नोर हो जाता है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस मींस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट। दो बातें समझ आ गई। अब आते हैं थर्ड पे। ठीक है जी, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अकाउंट्स जो है वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देता है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। व्हाई? अकाउंट्स रिकॉर्ड द वैल्यू ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। अब दीदी ये क्या है हिस्टोरिकल? व्हाट इज हिस्ट्री? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर।
जल्दी जल्दी बोलो, व्हाट इज हिस्ट्री? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट। तो अकाउंट्स कौन सी वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है? पास्ट वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है पास्ट वैल्यूज को? जैसे मान लो कि मैंने एक गाड़ी ली, वो गाड़ी थी 10 लाख की, तो मैंने अकाउंट्स में क्या दिखाया होगा कि मैंने गाड़ी ली, ऑफकोर्स मॉनेटरी है तो आएगा। मैंने गाड़ी ली और गाड़ी कितने की है? 10 लाख। लिख दिया मैंने, गाड़ी ली 10 लाख, डन, फुल स्टॉप। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आज के 5 साल बाद क्या उस गाड़ी की कीमत 10 लाख होगी? द आंसर इज नो। क्या वो 10 लाख में सेल हो जाएगी? द आंसर इज नो। लेकिन अकाउंट्स उसको तब भी कितने में दिखाएगा? 10 लाख में। तब भी उसको 10 लाख में ही दिखाया जाएगा। तो ऐसे अकाउंट्स का क्या फायदा है? तो झूठ है। अब मान लो आपने मेरे अकाउंट्स देखे, आपने कहा ओहो दीदी 10 लाख की गाड़ी है आपके पास जिसकी वैल्यू 10 लाख है। मैंने कहा 10 लाख क्या, वो तो खटारा हो रखी है 5 साल से, वो तो कोई 50,000 में भी नहीं ले रहा। तो समटाइम्स अकाउंट्स गिव्स यू फॉल्स थिंग्स। कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे कभी कभी जैसे 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आपसे तीनों बोलती हूँ, फिर एक फोर्थ आपको अलग से समझाऊंगी। तो इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट, सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एस्टिमेट्स, कुछ एजम्पशंस भी होती हैं। हर बार बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बच्चे, कभी कभी तुक्के अंदाजे भी लगाए जाते हैं। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं आती, मतलब कि नॉन मॉनेटरी, और इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि ये पास्ट वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है। और आप सब जानते हो कि महंगाई के साथ साथ चीजें कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, अप डाउन आता रहता है, लेकिन उन चीजों को अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। एसेट को जिस रेट पे लिया है वो उसी में ही दिखाएगा। आपने मान लो घर लिया 1 करोड़ का, तो आप उसको 1 करोड़ का ही दिखाओगे अकाउंट्स में। आज से 10 साल बाद भी वो 1 करोड़ का ही होगा अकाउंट्स में। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकता है कम हो गई हो सकता है ज्यादा हो गई हो, लेकिन अकाउंट्स वो चेंजेस को जल्दी से नहीं दिखाता है। क्लियर है? तो अकाउंट्स इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। और हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट्स। चलो है हमारे पास जगह, आई थॉट की वी हैव टू चेंज। हाँ जी, विंडो ड्रेस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसे थोड़ा और किसी तरीके से लिखती हूँ। मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। अकाउंट्स यूज्ड टू हैव मैनिपुलेशंस फॉर टैक्स इवेजन। अभी मैं बहुत समअप में दे रही हूँ, ठीक है, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, फेयर नोट्स में बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो क्या समझाया मैंने आपको, फटाफट से देखो। अकाउंट्स यूज्ड टू हैव मैनिपुलेशंस फॉर टैक्स इवेजन, तो इसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। कैसे? जैसे आपको पता है सीए यू ऑल नो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता होगा, कॉमर्स में आयो, नहीं भी पता बच्चे तो ये अकाउंट्स का जो राजा होता है ना, जो ये मतलब अकाउंट्स का जो किंग है, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बेसिकली क्या है, चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी छोड़ो, अकाउंट्स में कभी कभी क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने बोला था कि अकाउंट्स को देखती है गवर्नमेंट, याद आया? गवर्नमेंट इसके बेसिस पे आप पे क्या लगाती है? टैक्स। आपने कहा था अकाउंट्स को देखती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इसके बेसिस पे टैक्स लगाती है, फुल स्टॉप। अब गवर्नमेंट अकाउंट्स के बेसिस पे टैक्स लगाएगी, क्लियर? अगर अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा, डन। अगर अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा, अगर अकाउंट्स में प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम लगेगा। तो क्यों ना एक आधा खर्चा बढ़ा दिया जाए, इनकम कम कर दी जाए, जिससे प्रॉफिट कम लगे और टैक्स कम देना पड़े। ऐसा लोग करते होंगे, एग्जैक्टली ऐसा लोग करते हैं, करते होंगे, क्या करते हैं लोग? अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, which is called as manipulations, जिसकी वजह से वो टैक्स की चोरी कर पाते हैं। तो टैक्स की चोरी करने के लिए अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेशन किए जाते हैं। तो बेटा जी, जब आप किसी के अकाउंट्स देखो तो आप बिल्कुल अकाउंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अकाउंट्स नॉट फुली ट्रस्टेबल। क्या पता उसने छेड़छाड़ कर रखी हो, क्या पता कोई खर्चा ऐसे दिखा रखा हो, मुझे क्या पता है खर्चा किया था, क्या प्रूफ है?
क्लियर। अब मान लो मैं रिलायंस के अकाउंट्स खोल के बैठ जाऊं, उसने लिखा है एक्सपेंसेस में कि सैलरी दी 1 करोड़, क्या सबूत है भाई? क्या बता ना दियो? डन। तो इसलिए अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस किए जाते हैं टैक्स की चोरी करने के लिए। ये अकाउंट्स के 4 लिमिटेशंस है, फटाफट से रिकॉल करना है। अकाउंट्स फुली एग्जैक्ट नहीं होते हैं। अकाउंट्स क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होती वो ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में नहीं आती हैं। ये प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करता है, क्योंकि ये पास्ट वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। अब तो बच्चे वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन वो पास्ट को ही बैठा रहेगा लेकर, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करके लोग टैक्स की चोरी करते हैं। दिस ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? डेफिनेशन, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजर्स, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस। 6 क्वेश्चन हो गए मेरे। फटाफट से इसे नोट करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पढ़ाऊंगी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली बोलूं तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक आधा कोई छोटा मोटा सा होगा, तो इसे फटाफट से नोट करो, बी क्विक। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। करो नोट। Qualitative characteristics of accounting. What are the qualitative characteristics of accounting? क्या पता बहुतों को पता हो। What are the qualitative characteristics of accounting? हाँ जी, What do you meant by qualitative character of accounting? पहले तो यही शुरू कर लेते हैं। Qualitative characteristics of accounting means accounts कैसे होने चाहिए। एक अच्छे, जैसे मान लो आपने पूरे साल मेहनत करी और आपने पूरे साल मेहनत करके अकाउंट्स बनाए, तो वो अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? वो अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? दीदी सुंदर होने चाहिए, है सुंदर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? एरर नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट आप ये बोल सकते हो, है ना। जब आपने पूरे साल मेहनत करके अकाउंट्स बनाए तो एरर नहीं होने चाहिए, सुंदर भी होने चाहिए। भाई सामने वाले को सुंदर ही चीज देखनी पसंद है। देखो हमें ये बनाना पड़ा क्योंकि बोर्ड पे सुंदरता नहीं आ रही थी, है ना, हैंड राइटिंग ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही थी, तो करना पड़ता है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। तो सुंदर होने चाहिए, एग्जैक्टली सुंदर होने चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आने चाहिए। मानते हो इन चीजों को? तो सबसे पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टर है अकाउंटिंग का, दैट दे मस्ट बी रिलायबल। जो भी अकाउंट्स आप बनाओ, दे मस्ट बी रिलायबल। व्हाट इज रिलायबल? रिलायबल मीन्स जो भी अकाउंट्स आप बनाए बच्चे वो रिलायबल। रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी। ऐसा ना हो जैसे कभी कभी ना आपको आपका दोस्त कोई बात सुनाता है, ठीक है, और आप सुनते ही रहते हो, अरे चल यार क्या फेंक रहा है, ऐसी झूठ कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो वो जो कुछ भी बोल रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए अकाउंट्स में देख के। मतलब अकाउंट्स शुड बी रिलायबल, यानी कि अकाउंट्स शुड बी ट्रस्टवर्दी, दे मस्ट बी वेरीफेबल एंड फ्री फ्रॉम बायस। जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करें, जो भी अकाउंट्स आप जो भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर करें, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफिएबल। वेरीफिएबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ट्रस्टवर्दी
एंड फ्री फ्रॉम बायस। कोई भी भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरिफिएबल, ट्रस्टवर्दी एंड फ्री फ्रॉम बायस। रिलायबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई आपके अकाउंट्स देखे और कहे अरे चल यार चल ठीक है, कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी की बात सुनते हो, आपके दोस्त होते हैं बहुत, हर एक का एक दोस्त तो होता ही है जो बहुत फेंकता है। तो हमारे अकाउंट्स देख के ना वो ये ना कहे कि अरे तो झूठ है, साफ पता लग रहा है झूठ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मारुति है, ठीक है, इस टाइम पे मारुति की जो सेल है वो होंडाई की सेल से कम है, और उनके अकाउंट्स दिखा रहे हैं कि होंडाई की सेल कम है, मारुति की ज्यादा है, तो आप देखते कहोगे अरे कुछ भी कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो भी देखो, कहते हैं कि अच्छा चोर वो होता है जो चोरी बहुत सफाई से करता है ना। अच्छा झूठ वो होता है जो बिल्कुल सफाई से बोला जाए। तो अभी हमने एक लिमिटेशन पढ़ी अकाउंट्स की, याद होगा आपको पिछले पेज पे, कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये देखो दिख रहा है, मैनिपुलेशन किया जाता है। अकाउंट्स यूज्ड टू हैव, ये देखो स्पॉटलाइट से, अकाउंट्स यूज्ड टू हैव मैनिपुलेशंस फॉर टैक्स इवेजन। अकाउंट्स में टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है, मानते हैं। बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट मैं मानती हूँ, हाँ ऐसा होता है, किया जाता है। कभी कभी इंसान सोचता है चल यार प्रॉफिट कम रहे, सरकार फालतू में टैक्स ज्यादा ले लेगी, प्रॉफिट कम करने के चक्कर में वो एक आधा खर्चा को फालतू दिखा देता है, दिखा दे सैलरी दिखा दे 20-25 हजार रुपए की, यार प्रॉफिट कम, तो होता है ऐसा, मतलब कौन चेक कर रहा है यार। और वैसे भी हमारे देश की आबादी 125-130 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 20% लोग तो एटलीस्ट टैक्स वैक्स भरते हैं, बिजनेस क्लास पीपल है, तो बंदा एक आता छोटा, देखो करना नहीं चाहिए, बीइंग अ टीचर मैं यही कहूंगी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो अकाउंट शुड बी रिलायबल। चलो ठीक है, आप थोड़ा बहुत दिखा रहे हो चलता है, लेकिन ऐसा इतना एक्सेस में भी मत दिखाओ कि वो बिल्कुल सामने वाले को पता ही चल जाए कि हाँ ये तो झूठ है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वेरिफिएबल, ट्रस्टवर्दी एंड फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि आप इस स्टेज पे जाके ये समझ चुके हो कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चे बहुत सारे इंटरनल, बोलो बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स देखने वाले हैं। और ये कोई ऐसा कोई मजाक नहीं है, ये जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, दीज अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बिजनेस की एक परछाई है। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो सब इन्हीं अकाउंट से पता चलने वाला है, और हर यूजर इसी को देखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस की। हर बिजनेस की बच्चे अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अकाउंट से ही ये पता लगता है कि बिजनेस फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबल, बिजनेस की फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या चल रही है। तो अकाउंट्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो रिलायबल होने चाहिए, दूसरा अकाउंट्स मस्ट ऑलवेज बी रेलिवेंट। अकाउंट्स शुड ऑलवेज बी रेलिवेंट। चलो अब बताओ फटाफट से, व्हाट डू यू मेंट बाय वर्ड रेलिवेंट? रेलिवेंट, देखो रेलिवेंट मींस, फिर से एक क्वेश्चन पूछो, हमारे पास अकाउंट्स में कितने यूजर्स होते हैं? 2, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में 3, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, कोर्ट, गवर्नमेंट, हाँ बोलो 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 बोलो, गवर्नमेंट, कोर्ट, बैंक, इन्वेस्टर्स। तो 7 हो गए, बुक में पढ़ोगे तो और मिलेंगे 3-4, ठीक है। इतने सारे यूजर्स हैं, क्या सबका पर्पस सेम है? नो, हर एक का पर्पस अलग है। एम्प्लॉइज का पर्पस अपना सैलरी देखना है, बैंक का पर्पस लोन है, गवर्नमेंट का पर्पस टैक्स है, ओनर का पर्पस प्रॉफिट है, मैनेजमेंट का पर्पस डिसीजन है ना, कोर्ट का पर्पस एविडेंस है, इन्वेस्टर का पर्पस है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। हर एक का पर्पस अलग है। तो क्या आप 7 यूजर्स के लिए 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे? The answer is no. Your accounts must be relevant. Relevant means कि जो भी आपके accounts हैं, they must fulfill the need of every user. They must fulfill the need of every user. They must fulfill the need of every user. हर यूजर की नीड क्या है बच्चे? अलग है।
तो अकाउंट्स इतने रेलिवेंट होने चाहिए कि 7 के 7 यूजर्स के काम आ जाए, क्योंकि भैया देखो इतना टाइम नहीं है हम पे कि 7 तरीके से अलग अलग बनाएंगे, है ना। तो अकाउंट्स दे मस्ट फुलफिल द नीड ऑफ एवरी यूजर एंड हेल्प every user to solve their purpose. हर यूजर का पर्पस क्या है, अलग, तो अकाउंट्स हर यूजर के पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो एक तो रिलायबल हो, झूठ ना लगे, रेलिवेंट हो, हर एक के काम आए। तीसरा एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स शुड ऑलवेज बी अंडरस्टैंडेबल। अभी कहा था ना सुंदर होने चाहिए, तो अकाउंट शुड ऑलवेज बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल मींस कि सबको समझ में आने चाहिए। एक अच्छे अकाउंट्स वही होते हैं जो सबको समझ में आए। दे मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंड बाय एवरी यूजर। दे मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंड बाय एवरी यूजर, हर यूजर उसको इजीली समझ सके, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और लास्ट आता है हमारे पास फोर्थ, दे मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंड बाय एवरी यूजर। ठीक है, अब 3 बातें बोलो, एक तो रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और फोर्थ आता है अकाउंट्स मस्ट बी कंपेरेबल। चलो अब ये भी बताओ फटाफट से, कंपेरेबल, दे मस्ट हेल्प इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपेरिजन। चलो फटाफट से बताना अब जरा, ठीक है। अब तो आप बोल सकते हो, बताओ। दे मस्ट हेल्प इन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। देखो क्या है, जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो एक तो देखो रिलायबल हो, झूठ ना लगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से बनाया है, हर किसी के काम आए, ये भी समझ आ गया होगा, हर किसी को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि देखो हर बच्चा तो होशियार नहीं होता आपकी तरह, तो हर बच्चे ने 11th-12th में अकाउंट्स इतने अच्छे से पढ़ी होगी ऐसा जरूरी तो है नहीं, तो इसलिए अकाउंट्स मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, कोई भी यूजर उसको इजीली समझ सके, इतने सिंपल अकाउंट्स बनाने हैं आपको। दे मस्ट है और कंपेरेबल, कि बेटा जी जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो आप कंपैरिजन करते हो ना, इस साल का कंपैरिजन पिछले साल से करोगे कि मुझे पिछले साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ या इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ, या फिर हो सकता है कि मैं अपनी फर्म का कंपैरिजन किसी और फर्म से करूंगी, है ना। जैसे मेरी सिमरन फर्म है, तो हो सकता है मैं किसी राम की फर्म के साथ कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि मेरी फर्म ज्यादा अच्छी है कि राम की फर्म ज्यादा अच्छी है ना, कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो कंपैरिजन करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, अकाउंट्स का। क्लियर कि मेरी फर्म अच्छी है या राम की फर्म अच्छी है। तो व्हाट डू यू मेंट बाय इंटरफर्म, इंटरफर्म का मतलब होता है इंटरफर्म मींस बिटवीन टू डिफरेंट फर्म्स। जब दो डिफरेंट फर्म्स के बीच में कंपैरिजन होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफर्म। एंड इंट्राफर्म मींस when 2 years of same firm is being compared। अगर मैं अपनी ही फर्म के 2 सालों को कंपेयर कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्राफर्म, और अगर मैं 2 फर्म्स को कंपेयर कर रही हूँ देन इट इज कॉल्ड एज इंटरफर्म। ठीक है जी। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रेडी है। एक तो सबसे पहला अकाउंट्स शुड ऑलवेज बी रिलायबल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल। तो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फटाफट से रिकैप लो। एक तो अकाउंट्स की क्या आएगी, लिमिटेशंस, अकाउंट्स फुली एग्जैक्ट नहीं होते, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया जाता है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है, और मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग भी होती है, जैसे अकाउंट्स यूज्ड टू हैव मैनिपुलेशन फॉर टैक्स इवेशन किया जाता है। ठीक है, टैक्स की चोरी करने के लिए अकाउंट्स को ऊपर नीचे किया जाता है। और एक ही अकाउंट्स कैसे होने चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स मस्ट बी, बोलो, अकाउंट्स मस्ट बी रिलायबल, फेकू ना हो, हर एक यूजर के काम आए, हर किसी को समझ में आए, और आप उससे अपने ईयर्स को भी कंपेयर कर सको, जो भी हैं 2010, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है ईयर्स आपके, सबके अकाउंट्स होंगे। हो सकता है मैं 2020 को 2012 से कंपेयर करना चाहती हूँ, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं अपनी फर्म को किसी और से करना चाहती हूँ तो दैट इज इंटर। डीएवी वर्सेस डीपीएस इज इंटर।
और अगर डीपीएस के 2 हाउसेज है तो दैट इज इंट्रा, क्योंकि वो एक ही फर्म है। तो अगर आप कैसे भी चाहो तो कंपैरिजन हो सके, इसीलिए हम अकाउंट्स के यही क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, उसको हम एक अच्छे अकाउंट्स बोलते हैं। अदरवाइज तो बेकार है, फिर बनाना और ना बनाने में कोई खास फर्क नहीं है। तो अगर आप अकाउंट्स बनाएं तो दे मस्ट बी रिलायबल, रिलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेटेबल। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 एंड होता है। एक आधा कोई छोटा सा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में डाल दूंगी, और फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चैप्टर 1 मोस्टली एंड हो गया है, एक आधा कोई छोटा क्वेश्चन होगा। आप अच्छे से इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ लो। ठीक है जी, और मैं आपको इसके फेयर नोट्स भी बहुत जल्दी दे दूंगी। ठीक है बच्चे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।